बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सच कह व जुनैद अंसारी डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, तमाम पोर्टल के ज़रिए इस वक्त एक बड़ी शख्सियत अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार अब्बासी बिज़नेस के अंदर जब गए तो जॉइंट कश्मीर यहाँ का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसके भी आप सरबराह रहे। AJK चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसे मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कहा जाता है, इसके मुतअद्दिद बार आप यहाँ पे मुख्तलिफ ओहदों पे रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपकी वाबस्तगी, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं आप। अब्बासी साहब, मुल्क हमने देखा कि 2017-18 से ऑनवर्ड्स बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स, यूँ लगता है एलिस इन द वंडरलैंड। आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप तो खुद इस कैफियत से गुजर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुनैद अंसारी साहब। मेरा ख़्याल है करोड़ों पाकिस्तानियों की तरह मेरा दिल भी जो है वो रोज़ डूबता है और रोज़ फिर हम एक नई हिम्मत बांधते हैं और नई उम्मीद करते हैं कि अच्छा वक्त आएगा, मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से कोई सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। पिछले 1.5-2 साल से हम जो कुछ देख रहे हैं मुल्क के अंदर, उस पर अफसोस ही किया जा सकता है, इसलिए कि आज से 2 साल पहले हमारी इकॉनमी, हम इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठे हुए हैं, तो मैं इस हवाले से आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हमारी इकॉनमी 6.6% के हिसाब से ग्रो कर रही थी। जो पिछले साल आपने देखा होगा कि जो अभी इकनॉमिक सर्वे आया है उसमें -0.2 जो है वो उसके ऊपर जाके खड़ी हुई है। मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं और करोड़ों लोग जो हैं वो पावर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं। ओवरऑल महंगाई बहुत बढ़ गई है। करेंसी आपको पता है कि हमारी बहुत डिवैल्यू हो गई है। कर्ज़ हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए कोई बहुत अच्छी सूरत हाल हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रही। यही वजह है कि लोग इस वक्त मुल्क से भागने के मंसूबे बना रहे हैं। सोचते हैं कि जिसका भी बस चलता है, वो जिसके पास कोई इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट लेके, और जिसके पास कोई हुनर है वो हुनर लेके इस मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और जहाँ तक आज़ाद कश्मीर का ताल्लुक़ है तो हम तो मेरे ख़्याल से और भी थोड़ी सी हमारी ज़्यादा बदकिस्मती है कि यहाँ पे ये इकॉनमी और एम्प्लॉयमेंट और ये जो फ्यूचर जनरेशन के बारे में कोई ख्याल और सोच पाया ही नहीं जाता। हम तो देखते हैं कि इस्लामाबाद से हमारे लिए जो है वो महीने के बाद या क्वार्टर के बाद कोई ग्रांट आएगी और उससे हमारी तनख्वाहें और पेंशन्स और सारा कारोबार ज़िंदगी चलेगा। तो मेरा ख़्याल ये है कि हमें रियासत के अंदर जो अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं, जो मकामी वसाइल हैं, उनको तरक्की दे के अपनी इकॉनमी को उस्तवार करना चाहिए, ताकि यहाँ पे अब्बासी साहब, आप चूँकि बड़े लेवल पे चीज़ों को देखते हैं और बड़े लेवल पे जब बंदा देख रहा होता है तो ऊंची जगह पे बैठ के दूर तक इंसान का विजन होता है, दूर तक इंसान को देख सकता है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि 2021 का जब इलेक्शन होता है, PTI की हुकूमत बनती है, यहाँ पे सरदार तनवीर इलियास खान साहब भी मुतअद्दिद बार मुझे इंटरव्यू देते रहे, नियाज़ी साहब, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब भी इंटरव्यू देते रहे, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब भी शर्फ़ मेज़बानी बख्शते रहे। लेकिन अब हमने देखा क़य्यूम नियाज़ी साहब आए चले गए, तनवीर इलियास खान साहब आए चले गए, अनवारुल हक साहब आए हैं और आजकल शोर होगा है कि उनके भी जाने के दिन करीब हैं। तो PTI गॉन विद द विंड, ये क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली जो बात आप कह रहे हैं वो बड़ी हद तक वो बात दुरुस्त है कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहिबान, पहले सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब आए और उसके बाद सरदार तनवीर इलियास साहब आए, तो उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकें जिस तरह से बढ़नी चाहिए थी। और उसकी बड़ी वजह जो है वो ये थी कि चूँकि पाकिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गए थे और आज़ाद कश्मीर हमेशा जो है वो इस्लामाबाद की तरफ देखता है। यहाँ पे जो भी कोई हुकूमत आती है या सियासी पार्टियाँ हैं या बाकी हमारा जो निज़ाम रियासत है, ये सारे के सारा इस्लामाबाद को देख के वहीं से डायरेक्शन लेके चलता है। तो वहाँ पे जब हुकूमत बदल जाती है तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है ये हमेशा अनस्टेबल हो जाती है। और बदकिस्मती से PTI को उस दौरान में ये हुकूमतें मिलीं जब इस कैफियत में हम थे कि आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ़ हुकूमत थी और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ हुकूमत थी। तो ट्रांजिशनल फेज़ एक चल रहा था, वो वसाइल मैसर नहीं हो सके, वो बजट नहीं मिल सका और
वो रिलेशनशिप भी नहीं बन सका, बल्कि यहाँ तक कि हमारे एक प्राइम मिनिस्टर को तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से बड़ी देर तक जो है वो कर्टेसी कॉल तक की अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकी थी। तो ऐसे हालात में ये तवक्को करना कि हमारी रियासत के अंदर कोई बड़े काम हो जाएंगे या कोई तामीर और तरक्की का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये तवक्को शायद ज़्यादा सही नहीं थी। अच्छा, अब जो देखिए, अब जो हुकूमत यहाँ आज़ाद कश्मीर में है, ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो उसके नतीजे में इकनॉमिकल स्टेबिलिटी भी आती है। तनवीर इलियास खान साहब एक बड़े बिजनेसमैन, इस्लामाबाद, यूएई, सऊदी अरब, पूरी दुनिया का उनका तजुर्बा, वो उन्होंने मुझे इंटरव्यू देते हुए मुतअद्दिद बार कहा कि बस मुझे वज़ीर आज़म आप बनने दीजिए, पीटीआई की हुकूमत आने दीजिए, पंजाब और तमाम सूबों से लोग नौकरियां करने के लिए यहाँ आया करेंगे। लेकिन अब भी 20% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आज़ाद कश्मीर में चल रहा है। यूनिवर्सिटियां हज़ारों नौजवान पास आउट कर रही हैं, 5 यूनिवर्सिटियां आज़ाद कश्मीर की। मेडिकल कॉलेजेस से जो बच्चे आ रहे हैं 90% जो हैं वो बाहर इस वक्त भाग रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी अब्बासी साहब? ज़ाती तौर पे मेरे ख़्याल से मैं थोड़ा सा आपसे भी ज़्यादा मायूस हुआ हूँ सरदार तनवीर इलियास साहब से, इसलिए कि वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनसे हमारी बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता थी। बिलखुसूस हम जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, हमारा ख़्याल ये था कि वो ख़ुद एक बड़े बिज़नेस टाइकून हैं हमारी रियासत के, और फिर उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, फिर बाहर उन्होंने काम किया है, पाकिस्तान के अंदर काम किया है। तो हमारा ख़्याल ये था कि उनके आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो सारा कल्चर है आज़ाद कश्मीर का वो शायद बदल जाएगा, और हमारे यहाँ भी चीज़ें जो हैं वो बिज़नेस और रेवेन्यू ओरिएंटेड, इकोनॉमी ओरिएंटेड हो जाएंगी, और आज़ाद कश्मीर जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना शुरू कर देगा। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल ही 180 डिग्री उलट, कि जो छोटा मोटा कुछ पहले चल रहा था उनके आने के बाद तो खैर वो भी जो है उसको भी ब्रेक लग गई। तो ये तो खैर जैसे आपने फरमाया, ये आज़ाद कश्मीर के मैं समझता हूँ कि जो हमारे सियासी रहनुमा हैं उनके लिए भी, और आप जैसे जो बाखबर और पढ़े लिखे सहाफ़ी हैं उनके लिए भी, और हम जैसे जो मज़दूर लोग हैं, हम अपना रोज़ी रोटी के लिए दिन रात दौड़ते भागते हैं बिज़नेसमैन के तौर पे, हम सब के लिए बड़ी तशवीश की बायस है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त एक अंदाज़े के मुताबिक हर साल 50,000 लोग जो हैं वो हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होते हैं जिन्हें रोज़गार की ज़रूरत होती है, और इन लोगों के लिए हमारे पास रोज़गार का कोई इंतज़ाम नहीं है। जैसे आपने कहा कि 15% के करीब आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो है, जो पाकिस्तान के बाकी सूबों के मुकाबले में तकरीबन दुगना है। जी, वहाँ पे 7.5 से 8% के दरमियान है, और हमारे पास जो है वो 15% है। तो यहाँ पे ज़रूरत इस अमर की है कि हमारी हुकूमत जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इकनॉमिक एक्टिविटी है उसको तेज़ करे, बजाय तेज़ करने के यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है कि अब FBI आपने सुना होगा कि वो आके अपनी चेक पोस्ट लगा के दीना में बैठ गया है और इधर कोहाला के ऊपर बैठ गया है, और वो ये कह रहे हैं कि जी यहाँ से जो भी गाड़ियाँ पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस लेके दाखिल हो रही हैं उनसे वहाँ ज़बरदस्ती भत्ता वसूल किया जाता है, और उनकी गाड़ियाँ वहाँ पे पकड़ी जाती हैं, रोकी जाती हैं, उनको हैरेस किया जाता है वहाँ पे, और ऐसे कहते हैं कि जी जिस तरीके से फाटा से जो गाड़ियाँ आती हैं वो उनको हम नहीं जाने देंगे, इसी तरह से आपकी गाड़ियाँ भी नहीं जाने देंगे। हालांकि हम तो एक टैरिफ एरिया हैं, हमारे यहाँ नॉन कस्टम पेड गाड़ी नहीं चल सकती, हमारे यहाँ कस्टम और हमारे यहाँ कस्टम पेड जितना के रॉ मटेरियल्स हैं वो सारे यहाँ पे आते हैं। हमारे यहाँ जो टैक्सेस के रेट हैं और शरह है वो एग्जैक्टली वही हम पे करते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो, लोकल टैक्सेस जो पाकिस्तान में हैं, हर चीज़ जो है वो पे करने के बाद जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो आगे वो बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं और हुकूमत के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। तो आप सैयद साबिर हुसैन शाह साहब जो कि इस वक्त आपके प्रेसिडेंट हैं मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, एक बड़ा वफ्द जाके आप लोगों का मिला था, और मैंने देखा था बड़ी ब्लड शुगर लेवल को छत के साथ मिलाने वाली शुगर लेवल रिलीज़ हुई थी कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आज ही चौकी ख़त्म कर देंगे, सुबह तक चौकियां ख़त्म हो जाएंगी। तो इट मीन्स के वर्ड ऑफ द माउथ ही था खाली। वो क्या किसी ने कहा था कि पता नहीं क्या हुआ तो कखना ही लिया, वो वाली बात है कि नोटिस मिला और कखना ही लिया, वो वाली बात है कि नोटिस तो शायद वज़ीर आज़म साहब ने लिया, लेकिन ज़मीन पे जो है ना वो कुछ भी नहीं हुआ, सिचुएशन वहीं की वहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा बदतर हो गई है। जो 8-10 फैक्ट्रियों का यहाँ जिक्र सुनते थे हम सिगरेट की, कि जो 60-70 अरब रुपए का ज़ुबानी जमा खर्च, ये मतलब कहा जा रहा था कि टैक्स वो चोरी कर रही हैं, कि टोबैको यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे जाली सिगरेट बनते हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त?
میرے خیال سے جی یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے کہ جو آزاد کشمیر کے ساتھ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں جو لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں ان کو اور کوئی بہانہ نہیں ملتا تو وہ بلیم اپنے آپ سے ہٹانے کے لیے آزاد کشمیر کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں سے ٹیکس چوری ہوتا ہے. حالانکہ یہ سچویشن ہے یہاں پہ. آئی تھنک میرا خیال ہے دو ٹوٹل انڈسٹریز ہیں اور دو انڈسٹریز کو جو چیک کرنا یا ان کو مانیٹر کرنا کون سی بری بات ہے. یہ تو بڑے آرام سے ادروائز چیک کیا جا سکتا ہے. کیا بجلی یہاں پہ آزاد کشمیر میں جس ریٹ پہ پیدا ہوتی ہے اس پہ ملنی چاہیے یا مفت ملنی چاہیے؟ تحریک چل رہی ہے. آخری بات آپ سے. دیکھیے اگر مفت نہیں بھی مل سکتی تو کم از کم جو لاگت آتی ہے بجلی بنانے کے اوپر آزاد کشمیر میں اس وقت 3,500 کے قریب میگا واٹ یہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے. تو جس قیمت پہ پیدا ہوتی ہے اس قیمت پہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ حق بنتا ہے کہ ان کو یہ بجلی ملے. آئی سیکنڈ اٹ. جی اس وقت فنکشن شروع ہونے جا رہا ہے. اینول جنرل میٹنگ سید صابر حسین شاہ صاحب جو ہیں جس کو یہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں فیصل منظور, دیگر تمام لوگ یہاں موجود ہیں. ہم یہ احوال بھی آپ کو دکھائیں گے. جناب پرائم منسٹر وعدہ پورا کیجیے. فی امان اللہ, حافظ اینڈ گڈ بائے.